अच्छा बेटा, आज है 9 जनवरी 2023 और हम वेव्स में सुपर पोजिशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं। सुपर पोजिशन के टॉपिक में लास्ट वीक तीनों क्लासेस हमने इंटरफेरेंस ऑफ वेव के ऊपर की, जिसमें यंग डबल स्लिट, टू सोर्स इंटरफेरेंस, वाटर, साउंड, डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस को हम लोग क्लास के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। टॉपिक का नाम है डिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स। अगर आपको याद हो तो वो तो हम आपको आईजीसीएसई लेवल पे पढ़ा चुके होते हैं। डिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स को बेटा आप लोगों ने यूं पढ़ा था आईजीसीएसई लेवल पर कि अगर किसी वाटर टैंक में कोई एक बैरियर लगा हुआ हो और उस बैरियर में एक बहुत छोटी सी स्लिट हो, बहुत छोटी सी स्लिट हो, इस स्लिट में से अगर मैं वाटर की वेव्स को पास कराऊं तो फॉर एग्जांपल वाटर की जो वेव्स हैं वो वेव्स बड़ी वेवलेंथ है। आप देखिए मैं वाटर वेव्स के बिटवीन का गैप बड़ा बना रहा हूँ, लेकिन जब ये वाटर की वेव इस नैरो स्लिट में से पास करती हैं तो नैरो स्लिट में से पास करने पर ये वाटर की वेव इस तरह बेंड हो जाती हैं। वाटर की वेव्स का स्मॉल स्लिट में से पास होने पर बेंड हो जाना, इट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स। जब वाटर की वेव्स किसी नैरो स्लिट में से पास करती हैं तो वो स्प्रेड कर जाती हैं। वाटर वेव्स का स्प्रेड करना थ्रू स्लिट, इट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स। लेकिन एएस की फिजिक्स में वाटर वेव्स का डिफ्रैक्शन नहीं आने वाला। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेव्स। अब लाइट वेव्स में आप ये बात जानते हो कि लाइट की वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, और जब लाइट की वेवलेंथ बहुत छोटी होगी तो उसके लिए जो स्लिट है वो स्लिट उससे भी छोटी होनी चाहिए। यानी साइज ऑफ स्लिट शुड बी स्मॉलर देन वेवलेंथ। स्लिट का साइज वेवलेंथ से छोटा होना चाहिए। तो अगर मैं लाइट की बात करूं तो लाइट की वेवलेंथ बहुत छोटी होती है। जब लाइट की वेवलेंथ बहुत छोटी होती है तो लाइट का डिफ्रैक्शन कराने के लिए स्लिट्स को भी बहुत नैरो होना चाहिए। और बहुत नैरो स्लिट्स को लेकर आपके कोर्स में एक टॉपिक पढ़ाते हैं जिसका नाम होता है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो आज की क्लास में और कल की क्लास में ये दोनों दिन हम लोग यूज करेंगे डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में। तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या चीज है? तो बेटा डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में आपको लेके जा रहा हूँ। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की पहले बेटा जरा डेफिनेशन सुनिएगा ताकि आपको मेरी बात समझ में आ सके। तो बेटा जरा डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग को समझिएगा। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग को हम इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एक गिलास की प्लेट होती है। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग गिलास की एक प्लेट होती है। इस गिलास की प्लेट के ऊपर हम डायमंड के ब्लेड से बहुत नैरो स्लिट्स बना देते हैं, बहुत नैरो लाइंस ड्रॉ कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये गिलास की प्लेट है। इस गिलास की प्लेट पर अगर मैं डायमंड के ब्लेड से बहुत नैरो लाइंस बना दूं, बहुत नैरो लाइंस, और ये लाइंस इतनी ज्यादा नैरो होंगी कि 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बहुत स्मॉल साइज होता है। इस 1 सेंटीमीटर में, इस 1 सेंटीमीटर में मैनी थाउजेंड लाइंस, यूजुअली 4000 लाइंस इन 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर बहुत स्मॉल स्पेस है, उसके ऊपर 4000 लाइंस बना देते हैं। जब आप 4000 लाइंस बना देंगे
तो इन लाइंस के बिटवीन का जो गैप होगा, वो गैप इतना स्मॉल होगा, इतना स्मॉल होगा कि जब उसमें से लाइट पास करेगी तो लाइट डिफ्रैक्ट कर जाएगी। तो मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूं, डिफ्रैक्शन के लिए कंडीशन होती है कि वेव जिस स्लिट में से पास कर रहे हैं उस स्लिट का साइज बहुत छोटा होना चाहिए। तो वाटर वेव के लिए जो स्लिट का साइज है वो हम आराम से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन लाइट की वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, और बहुत छोटी वेवलेंथ के लिए जब लाइट का डिफ्रैक्शन स्टडी करते हैं तो गिलास की प्लेट पर 1 सेंटीमीटर में मैनी थाउजेंड लाइंस हम डायमंड के ब्लेड से बना देते हैं, और उन लाइंस के बिटवीन का जो गैप होता है वो गैप इतना नैरो होता है कि उसमें से जब लाइट पास होती है तो लाइट का डिफ्रैक्शन हो जाता है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम आपको पास पेपर के क्वेश्चन की तरह जब ले जाना चाह रहे होते हैं तो हम आपको ये वाली बात याद कराना चाह रहे हैं कि जब आप डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग सॉल्व कर रहे होगे तो वो बार बार आपसे पूछेगा कि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग पर ये जो लाइंस हैं, बताइए इन लाइंस के बिटवीन स्पेसिंग कितनी है, लाइंस के बिटवीन स्पेसिंग कितनी है। तो लाइंस के बिटवीन स्पेसिंग को इस टॉपिक में स्मॉल डी से डिनोट करेंगे, और इस स्मॉल डी का बेटा एक फॉर्मूला पहले कॉपी कर लीजिए। इसका फॉर्मूला होगा लेंथ ऑफ ग्रेटिंग। ग्रेटिंग की लेंथ आपको क्वेश्चन में वो दे देगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइंस। बेटा ये फॉर्मूला कॉपी पूरी, अभी पहले लिख लेना, अभी मैं आपको सवाल कराता हूँ ना बेटा, अभी आपको पूरी बात समझाता हूँ। हाँ, अभी जब हम जितने क्वेश्चन करेंगे हर क्वेश्चन में हमें बार बार जरूरत पड़ेगी लाइन स्पेसिंग की। लाइन स्पेसिंग को मैं स्मॉल डी लिखूंगा। स्मॉल डी का जो मैंने फार्मूला लिखा, फार्मूला भी एक्सप्लेन करना मुझे बाकी है। अलबत्ता इस फॉर्मूले को अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको सर इतनी बड़ी उसमें लिखने के बजाय अगर हम इसको छोटा करना चाहें, तो ऊपर तो मैंने लिख दी वही लेंथ ऑफ ग्रेटिंग, ठीक, लेकिन जो नीचे लिखा है ना नंबर ऑफ लाइंस, तो नंबर ऑफ लाइंस को मैं कैपिटल एन लिखना चाह रहा हूँ। कैपिटल एन बेटा, स्पेशली कैपिटल एन लिखिएगा, स्मॉल एन नहीं लिखिएगा। इस टॉपिक में स्मॉल एन कुछ और चीज होती है। तो पहले बेटा जरा इसको कैपिटल एन लिखिएगा, और जब आप इसको कैपिटल एन लिख लें तो ऊपर आएगी लेंथ ऑफ ग्रेटिंग, नीचे आएगी नंबर ऑफ लाइंस। बल्कि ना इसको कैपिटल एन भी नहीं लिखे, अभी इसको ऐसे ही पढ़ा रहने दें, अभी कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, रुक जाए। अभी इसी तरह लिखा रहने दें। अच्छा, आप जरा इसी क्वेश्चन में आ जाए बेटा। जो क्वेश्चन ये है, अगर मैं आपसे बोलूँ ये ग्रेटिंग है, उस पे 1 सेंटीमीटर में 4000 लाइन है, और इस तरह नहीं लिखा होगा क्वेश्चन, यूं लिखा होगा 4000 लाइंस पर सेंटीमीटर, इस तरह से लिखा होगा। ठीक है जनाब, 4000 लाइंस पर सेंटीमीटर लिखा होगा। तो ये तो 4000 लाइंस पर सेंटीमीटर लिखा होगा ना। ठीक है जनाब, इसमें अगर मैं आपसे बोलूं भाई स्मॉल डी कैलकुलेट करना है, तो स्मॉल डी कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा सुनिएगा। सर ऊपर लिखेंगे लेंथ ऑफ ग्रेटिंग, लेंथ ऑफ ग्रेटिंग ये वाला नंबर उठाइएगा नीचे वाला, आपने लिख दिया जी सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। नीचे लिखा है नंबर ऑफ लाइंस, कितनी नंबर ऑफ लाइंस है, सर नंबर ऑफ लाइंस है 4000। ठीक है जी, नंबर ऑफ लाइंस है 4000। डी की वैल्यू बेटा मुझे मीटर में चाहिए होगी, मीटर में। तो मीटर में लिखने के लिए आपको याद है सेंटीमीटर का मतलब होता है -2। इसको बेटा कैलकुलेटर चलाएं, एक्सपोनेंट -2 डिवाइडेड बाय 4000 करके बेटा मुझे बताइए आंसर क्या आ रहा है। बस इसको ऐसे ही लिखना है, 2.5 एक्सपोनेंट -6, यानी लाइंस के दरमियान का गैप 2.5 माइक्रोमीटर है। हर दो लाइंस के बिटवीन का गैप 2.5 माइक्रोमीटर है। अच्छा, मैं एक और सवाल दे रहा हूँ ताकि थोड़ी सी इस फॉर्मूले की प्रैक्टिस हो जाए, कि सर मेरे पास कोई और ग्रेटिंग है, उस ग्रेटिंग के ऊपर 300 लाइंस पर मिलीमीटर है, 300 लाइंस पर मिलीमीटर है। ठीक है जनाब,
अच्छा, ये जो लाइंस पर सेंटीमीटर होता है, लाइंस पर मिलीमीटर होता है, इसे मैं कैपिटल एन से डिनोट करता हूँ। जो मैं वहां पे कैपिटल एन को चौड़ लिख के मैंने बोला था, अभी छोड़ दें। कैपिटल एन ये वाली चीज होती है। कैपिटल एन इस टॉपिक में होगा नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट लेंथ। तो अगर मैं आपसे बताऊं कि कोई ग्रेटिंग है, उसके बाद 300 लाइंस पर मिलीमीटर है, और मेरा क्वेश्चन है स्मॉल डी कैलकुलेट करके बताएं, तो स्मॉल डी का सर फॉर्मूला है लेंथ ऑफ ग्रेटिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइंस। इस क्वेश्चन में लेंथ है मिलीमीटर, लेंथ है मिलीमीटर, नंबर ऑफ लाइंस है 300। और इसको भी बेटा जरा मीटर में सॉल्व करके बताएं कितना आंसर आ रहा है बेटा। मिली का मतलब एक्स, 3 एक्सपोनेंट, अच्छा 3.3, 3.3 माइक्रोमीटर। ठीक। तो अभी मैंने पूरी क्लास में सिर्फ इतनी सी बात पढ़ाई है कि जब वाटर की वेव्स को डिफ्रैक्शन कराना होता है, तो वाटर की वेव्स की वेवलेंथ बड़ी होती है, हम आराम से डिफ्रैक्शन करा सकते हैं वाटर वेव का। लेकिन अगर लाइट का डिफ्रैक्शन कराना है, तो लाइट की डिफ्रैक्शन कराने के लिए बहुत नैरो स्लिट चाहिए। नैरो स्लिट के लिए हम गिलास की प्लेट पर मैनी थाउजेंड लाइंस पर सेंटीमीटर रूल कर देते हैं। लाइंस के बिटवीन का जो गैप होता है, इट इज एक्टिंग एज अ स्लिट। इसके अंदर से जब लाइट गुजरेगी तो लाइट का डिफ्रैक्शन हो जाएगा। डिफ्रैक्शन का फॉर्मूला पढ़ाना चाह रहे हैं। फॉर्मूले में बार बार एक टर्म आएगी स्मॉल डी। स्मॉल डी का मतलब होगा लाइंस के दरमियान का गैप, लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का एक फॉर्मूला है जिसकी मैंने भी आपको दो प्रैक्टिस करा दी है। अच्छा जी, अब थोड़ा सा और आगे चले, थोड़ा सा और आगे चले। कहते हैं जनाब, ये जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, इस डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग को अगर मैं इस तरह से रख दूं, ये इस पे जरा आ जाइएगा नोट्स के अंदर, बेटा जरा देखिएगा इसके अंदर हेडिंग है व्हाट इज डिफ्रैक्शन। पहले जरा नोट्स को थोड़ा सा बेटा देख लें। डिफ्रैक्शन क्या है? सर डिफ्रैक्शन है बेंडिंग ऑफ लाइट वेव अराउंड एन ऑब्स्टिकल, इट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। ठीक है जनाब। अच्छा, ये बेंडिंग ऑफ लाइट वेव क्या चीज है? तो अगर आप याद करें तो वाटर वेव के लिए बेंडिंग जरा समझाना मेरे ख्याल में आसान होगा। अगर वाटर वेव बेटा कहीं जा रही है, इन वाटर वेव के रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल आ गया, जैसे ही ऑब्स्टिकल आता है तो ऑब्स्टिकल आने पर आप देखिएगा वाटर की वेव इस ऑब्स्टिकल के अराउंड बेंड कर जाएंगी, और ये बेंड करना इट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। तो मैंने टर्म यूज की है बेंडिंग, बेंड कर जाना, इट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन की बेसिक डेफिनेशन यही है कि जब कोई वेव किसी ऑब्स्टिकल के अराउंड बेंड कर जाए, इट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। तो लाइट भी इसी तरह बेंड करती है। वाटर वेव तो हम लोग आईजीसीएसई में देख चुके हैं। अच्छा, अभी जो चीज कराना चाह रहा हूँ आज की क्लास में, उसका नाम है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या चीज होती है? तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग बेटा मैंने बताया, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग गिलास की प्लेट होती है। इस गिलास की प्लेट पे बहुत सारी लाइनें हम बना देते हैं। उन लाइनों के बिटवीन का जो गैप होता है वो सेम रखते हैं, और उसका फॉर्मूला ये होता है। ये फार्मूला अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, ये फार्मूला भी पढ़ाऊंगा। अलबत्ता अभी जो मैंने इस फार्मूले की प्रैक्टिस कराई है वो फार्मूला है स्मॉल डी इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ग्रेटिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइंस, और इस स्मॉल डी का नाम है स्पेसिंग ऑफ लाइंस, लाइंस के बिटवीन का गैप। अच्छा, ये जो ग्रेटिंग है, ये ग्रेटिंग को बेटा जरा देखिएगा, ये ग्रेटिंग को उन्होंने इस तरह से रखा हुआ है, ये ग्रेटिंग को रखा हुआ है। ये ग्रेटिंग है यानी गिलास की प्लेट है, ये गिलास की प्लेट है बेटा। इस गिलास की प्लेट पर जो इन्होंने ग्रीन कलर से शेड बनाया है, इनके मुताबिक ये लाइन है, ये बेटा लाइन है जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, ये लाइन है। और लाइनों के बिटवीन का जो गैप छोड़ दिया है, इस गैप में से लाइट पास करेगी। जो मैं लाइन बनाऊंगा, लाइन लाइट को रोक लेगी, और लाइंस के बिटवीन का जो गैप है, दिस गैप इज एक्टिंग एज अ स्लिट। और जब ये गैप एज अ स्लिट एक्ट करता है, जब ये गैप एज अ स्लिट एक्ट करता है और इसमें से लाइट पास कराते हैं, तो लाइट जब पास कराते हैं तो लाइट पास कराने पर हमें स्क्रीन पर एक ऐसा पैटर्न नजर आता है। स्क्रीन पे बेटा ये वाला पैटर्न नजर आएगा। ठीक है जनाब। इस पैटर्न में जो बिल्कुल सेंटर पर फ्रिंज बनी हुई होती है, इस फ्रिंज को हम लोग नाम दे देते हैं जीरो ऑर्डर का। इसका नाम होता है जीरो ऑर्डर। सेंटर पे जो फ्रिंज बनती है इसको बोल देते हैं सेंटर ऑर्डर।
सॉरी जीरो ऑर्डर। उसके बाद जो पहली फ्रिंज बन रही है लेफ्ट पर या राइट पर, उसको नाम दे देते हैं फर्स्ट ऑर्डर। उसके बाद जो सेकंड फ्रिंज बन रही है, इसको नाम दे देते हैं सेकंड ऑर्डर। उसके बाद जो तीसरी फ्रिंज बन रही है, इसको नाम दे देते हैं थर्ड ऑर्डर। और आप देख लीजिए सेंट्रल बहुत डार्क, मतलब बहुत अच्छी ब्राइट होगी। ब्राइट का मतलब बहुत अच्छी विजिबल होगी। लेकिन जैसे जैसे सेंटर से दूर जा रहे होंगे तो उसकी ब्राइटनेस ग्रेजुअली कम हो रही होगी। ठीक है जनाब। तो ये जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। ठीक। अच्छा, अभी जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो क्वेश्चंस में क्या होगा जरा सुनिएगा। क्वेश्चंस में वो करेगा ये, बोलेगा जनाब ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, जो मैंने ब्लू लाइन बनाई ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है। ये सामने स्क्रीन है, ये सामने स्क्रीन है। वो कहेगा जनाब जब इसमें से लाइट आती है तो लाइट फैल जाती है, लाइट ऊपर चली जाती है, लाइट नीचे चली जाती है, लाइट स्प्रेड कर जाती है। जब लाइट किसी स्लिट में से पास करेगी, जब लाइट यहां से लाइट आई, सर ये लाइट, सर ये लाइट जब स्लिट में आ रही है, जब ये लाइट आ रही है, इट इज द इंसिडेंट लाइट। जब ये इंसिडेंट लाइट स्लिट में से पास हो रही है तो बैंड हो रही है। इसका बैंड होना डिफ्रैक्शन, इसका बैंड होना डिफ्रैक्शन है। और इस डिफ्रैक्शन की वजह से स्क्रीन पर इस तरह का पैटर्न बनेगा। मैंने पैटर्न हॉरिजॉन्टल बना दिया, इसी पैटर्न को आप वर्टिकल कर लें, पैटर्न बनेगा। और उस पैटर्न में आपसे जो फॉर्मूला यूज करवाएगा, बेटा जरा इस फॉर्मूले को समझिएगा। फॉर्मूला होगा आज की क्लास का डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। बताइए इस डी का नाम क्या है। सर इस डी का नाम है लाइन स्पेसिंग। वो जो ग्रेटिंग पर लाइनें बनी हुई हैं, उन लाइंस के दरमियान का गैप, इट इज कॉल्ड लाइन स्पेसिंग। सर ये लेमडा क्या है। सर लेमडा लाइट की वेवलेंथ है, वेवलेंथ में भी कोई इशू नहीं है। सर ये स्मॉल एन क्या है। स्मॉल एन होता है फ्रिंज नंबर। पर फ्रिंज नंबर के बजाय क्वेश्चन में वो बार बार बोलेगा ऑर्डर नंबर। ऑर्डर नंबर का मतलब जिस क्वेश्चन में बोले कि हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर की, तो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब होगा एन इज इक्वल टू वन की बात कर रहा है। जिस क्वेश्चन में वो बोलेगा हम बात कर रहे हैं सेकंड ऑर्डर की, तो एन इज इक्वल टू टू यानी सेकंड फ्रिंज की बात कर रहा होगा। थर्ड ऑर्डर, इसका मतलब है थर्ड फ्रिंज की बात कर रहे हैं। फोर्थ ऑर्डर, इसका मतलब है फोर्थ फ्रिंज की बात कर रहे हैं। तो इसको ऑर्डर नंबर बोलेगा। अब रह गया थीटा। थीटा क्या चीज है। सर थीटा ये है कि लाइट ऊपर भी जा रही है, नीचे भी जा रही है। इन दोनों के बिटवीन में जितना एंगल बनता है, वो पूरा एंगल थीटा नहीं होता। उस एंगल को आधा लेते हैं, हाफ लेंगे, और उस हाफ एंगल को बोलेंगे थीटा। ठीक है जनाब। या ये कह लेंगे हॉरिजेंटल लाइन के साथ जो एंगल बनता है इट इज कॉल्ड थीटा। तो थीटा दोनों डिफ्रैक्टेड रेज के बिटवीन का टोटल एंगल नहीं है, बल्कि उसका हाफ एंगल है। ठीक है जनाब। तो आपको मैं मशवरा ये दूंगा कि अभी एटलीस्ट सिर्फ फार्मूला पक्का कर लें। बेटा फार्मूला लिख लें डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। और जब मैं पास पेपर के क्वेश्चन कराता रहूंगा तो उन क्वेश्चन में जो जो बीच में कॉन्सेप्ट आता रहेगा, हर तरह का कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कराता चला जाऊंगा। अब मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, लेकिन बेटा आयशा आप अपना माइक्रोफोन जरा रेडी करके रखिएगा। जो बातें मैं आपसे कहूंगा फिर मैं आपसे कमेंट्री करवाऊंगा। आई होप कि आप मुझे बहुत अच्छा सुना देंगी। तो बेटा जरा गौर से जल्दी जल्दी सुनिएगा आज की क्लास को। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। सर आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन होता है क्या है। डिफ्रैक्शन सर ये होता है कि जब कोई भी वेव, कोई भी वेव किसी नैरो स्लिट में से पास करती है तो वेव बेंड हो जाती है। वेव का बेंड होना, इट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। बेंड होना, इट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। पहली बात। दूसरी बात, बेंड होने के लिए कंडीशन क्या होती है। सर कंडीशन ये होती है कि जो गैप है ना, गैप होना चाहिए बहुत स्मॉल। जितना स्मॉल गैप होगा उतना अच्छा डिफ्रैक्शन होगा। सर लाइट के लिए कितना स्मॉल गैप, तो लाइट की वेवलेंथ बहुत छोटी है, तो लाइट के लिए होना चाहिए हमारे पास डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ग्रेटिंग क्या होती है। सर ग्रेटिंग होती है गिलास की प्लेट
इस गिलास की प्लेट पर डायमंड की बारीक ब्लेड से पैरेलल लाइंस बना देते हैं। इन लाइंस के बिटवीन का जो गैप होता है वो इतना स्मॉल गैप होता है कि जब उसमें से लाइट पास करती है तो लाइट का डिफ्रैक्शन हो जाता है। जब लाइट का डिफ्रैक्शन होता है तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में एक फॉर्मूला यूज होता है, इट इज डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। आपको ये याद करने की जरूरत है डी क्या है। सर डी का मतलब होता है लाइंस के दरमियान का गैप। लाइंस के दरमियान का गैप, लाइंस के दरमियान के गैप को, स्पेसिंग ऑफ लाइंस को बोलते हैं डी। लेमडा क्या होता है सर, लाइट की वेवलेंथ होती है। एन क्या होता है सर, एन होता है फ्रिंज का नंबर। जीरो ऑर्डर बीच वाली फ्रिंज, फर्स्ट ऑर्डर पहली फ्रिंज, सेकंड ऑर्डर दूसरी फ्रिंज, फ्रिंज नंबर होता है। थीटा क्या चीज होती है सर, जब लाइट बाहर निकलती है ना तो एंगल बनाती है। जब लाइट ग्रेटिंग से बाहर निकलती है तो एंगल बनाती है। जितना एंगल हॉरिजेंटल के साथ बनाती है, जितना एंगल हॉरिजेंटल के साथ बनाती है, इट इज थीटा। थीटा है लाइंस का, लाइट का हॉरिजेंटल लाइन के साथ एंगल। लाइट जो बेंड हो रही है, बेंड होने वाली लाइट का हॉरिजेंटल लाइन के साथ बनने वाला एंगल। अच्छा बेटा पूरा नहीं सुनाइएगा। आयशा बेटा सिर्फ मुझे ये बता दे, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा में डी क्या चीज है। आयशा व्हाट इज डी। लाइन स्पेसिंग है। ये स्मॉल एन क्या चीज है, ऑर्डर नंबर है। ये थीटा क्या चीज है। ठीक है। अच्छा बेटा एक और चीज है जो मैंने अभी तक एक्सप्लेन नहीं की है और शायद जरूरत पड़ेगी तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। कैपिटल एन का नाम होता है लाइंस डेंसिटी। लाइंस डेंसिटी, जैसे अभी मैंने आपको दो तीन सवाल कराया, इसमें बताया 4000 लाइंस पर सेंटीमीटर। 4000 लाइंस पर सेंटीमीटर, यानी एक सेंटीमीटर की लेंथ में 4000 लाइन है। तो इट इज कॉल्ड लाइंस डेंसिटी। और लाइंस डेंसिटी का रेसिप्रोकल इट इज स्मॉल डी। इसकी जरूरत कहीं पड़ेगी, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको और एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन अभी इसको फॉर्मूले में लिख लें। इसको बेटा फॉर्मूले में लिख लें। ठीक है जी। और अगर आपने ये सारी बातें लिख ली हैं तो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, और क्वेश्चन में मेरी अभी आज की क्लास में कोशिश होगी कि मैं सिर्फ मैथमेटिकल पार्ट कराऊं ताकि आपको ये फॉर्मूला पक्का करा दूं। जब ये फॉर्मूला पक्का हो जाएगा तो फिर इसके अंदर मैंने सवाल पूरे पूरे कॉपी पेस्ट मारे। मैंने क्वेश्चन के अंदर कोई मुश्किल चीज आ रही है तो मैंने उसको मिस करा नहीं है। आप देखिए जहां जहां थ्योरी आ रही है, डिफ्रैक्टेड वेव की डेफिनेशन बताएं, कोहेरेंट वेव की डेफिनेशन बताएं, जो बात उसने क्वेश्चन में पूछी है मैंने कोई चीज मिस नहीं की है। और ये पूरी की पूरी शीट में आपको सॉल्व कराऊंगा। और जो सवाल आसान होंगे मैं होमवर्क भी दूंगा क्योंकि शीट मैंने बहुत बड़ी कॉपी पेस्ट मार दी है। चलिए जनाब स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास को। बाकायदा बेटा स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से बेटा स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है अक्टूबर नवंबर 2018। क्वेश्चन है कि रेड लाइट की वेवलेंथ 640 नैनोमीटर है। रेड लाइट की वेवलेंथ 640 नैनोमीटर है। ये लाइट जिस ग्रेटिंग पे पड़ रही है उसकी लाइन स्पेसिंग स्मॉल डी, स्मॉल डी की वैल्यू 1.7 एक्सपोनेंट माइनस 6 है। ठीक है ना। अब दो चीजें उसने हमें बता दी हैं। कह रहे हैं सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर। सर सेकेंड ऑर्डर का मतलब n इज इक्वल टू 2 बता दिया है। क्वेश्चन में पूछ क्या रहे, शो दैट एंगल थीटा इज 49 डिग्री। 49 डिग्री का एंगल हमने शो दैट करना है। सिर्फ फॉर्मूले की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, अभी मैं ज्यादा कॉन्सेप्ट पे नहीं लेके जा रहा। सिर्फ फार्मूले की बेटा प्रैक्टिस करें। बेटा फार्मूला लिखिए, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। बेटा किसी बच्चे का माइक्रोफोन शोर कर रहा है, प्लीज माइक्रोफोन बंद कर लीजिएगा। डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा, थैंक यू। डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। बेटा जहां डी लिखा है, डी की जगह लिखिए 1.7 एक्सपोनेंट माइनस 6। साइन थीटा, सर साइन थीटा, थीटा कैलकुलेट करना है। एन, एन सर सेकंड ऑर्डर बोल रहा है इसलिए एन की जगह 2 आ गया। लेमडा, लेमडा है बेटा 640 नैनोमीटर, नैनोमीटर है इसलिए बेटा मैंने एक्सपोनेंट माइनस 9 लिख दिया। और जो डी की वैल्यू है, डी की वैल्यू को बेटा मैंने उधर भेज दिया। जब डी की वैल्यू बेटा उधर चली गई तो 1.7 एक्सपोनेंट माइनस 6। इससे बेटा जब आप सॉल्व करोगे
तो आपको थीटा की वैल्यू 49 डिग्री मिल जाएगी। अभी अलीजा चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अभी हम फार्मूले की प्रैक्टिस कर रहे हैं। लिख लीजिए थीटा इज इक्वल टू 49 डिग्री। सिर्फ फार्मूले की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी किसी कॉन्सेप्ट के चक्कर में आपको नहीं उलझा रहे हैं अभी। इसको बेटा कॉपी करें ताकि आपको फॉर्मूला दिमाग में बैठे, फार्मूला किस तरह यूज करना है बेटा ये वाली बात दिमाग में बैठे। अभी इससे ज्यादा आप नहीं सोचिएगा कुछ। अगर बेटा आप इस बात को कॉपी कर चुके हो तो थोड़ा सा और नीचे चलें। इस नीचे वाले पार्ट के अंदर, बी पार्ट के अंदर जो बात पूछ रहा है, मैं बी पार्ट की बात अभी नहीं करा रहा, लेकिन एक छोटी सी बात आपसे बोलना चाहूंगा। तो बेटा एक छोटी सी बात ये बोलना चाहूंगा कि जो विजिबल लाइट होती है वो 7 कलर्स पर होती है। वो 7 कलर्स को मैं यूं याद कराता हूँ, रॉय जी बिव। और इस रॉय जी बिव में आपको पता है कि वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे छोटी होती है और रेड कलर की वेवलेंथ सबसे बड़ी होती है। मैं याद कराना चाहता हूँ कि वॉयलेट कलर की वेवलेंथ याद कर लीजिए होती है 400 नैनोमीटर और रेड कलर की वेवलेंथ होती है 650 नैनोमीटर। मैं याद कराना चाहता हूँ कि जो लाइट हम इंसान देख सकते हैं उसकी रेंज 400 स्मॉलेस्ट वैल्यू है और 650 इसकी लॉन्गेस्ट वैल्यू है। विजिबल लाइट 400 से शुरू होती है और 650 नैनोमीटर तक जाती है। विजिबल लाइट 400 नैनोमीटर से 650 नैनोमीटर तक जाती है। इसको बेटा अभी याद करके रखिएगा, अलबत्ता ये वाला पार्ट अभी नहीं कर सकते। ये वाला पार्ट बेटा अभी नहीं कर सकते। ठीक है जी। अच्छा जी, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अभी बिल्कुल सीधे सीधे सवाल करेंगे आज के दिन में। उसके बाद आ रही है नेक्स्ट क्वेश्चन में। जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं तो ये कह रहे हैं जनाब कि खाली ये बता दें कि वेव के डिफ्रैक्शन का क्या मतलब है। सर डिफ्रैक्शन ऑफ वेव का मतलब ये है कि जब वेव किसी स्लिट से पास करेगी, लिखिएगा व्हेन वेव पास थ्रू नैरो स्लिट। नैरो स्लिट को इन्वर्टेड कॉमास में लिखें। बेंडिंग ऑफ वेव्स, वेव्स का बेंड कर जाना इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। बेंडिंग ऑफ वेव्स आर कॉल्ड डिफ्रैक्टेड वेव्स। बेंडिंग ऑफ वेव्स इज डिफ्रैक्टेड वेव। लेकिन अब डिफ्रैक्शन का बैंड होना, सॉरी वेव्स का बैंड हो जाना, स्प्रेड कर जाना। बैंड भी लिखते हैं, स्प्रेड भी लिखते हैं। वेव स्प्रेड कर जाती है तो स्प्रेड भी लिखना अच्छा है, बैंड भी लिखना अच्छा है, तो दोनों टर्म को जरा दिमाग में रखिएगा। बैंड और स्प्रेड करना, इन दोनों का मतलब है डिफ्रैक्शन। कोहेरेंट वेव हम कई दफा पढ़ चुके हैं इसलिए हमें नहीं बताना चाहिए। कांस्टेंट फेज डिफरेंस, कांस्टेंट फेज डिफरेंस। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में एकदम से ये आपको लाइट की दो वेव लेंथ पे लेके चलेंगे। एक ही क्वेश्चन में दो वेव्स इंसिडेंट करा रहे हैं। अभी हम दो पे नहीं जा सकते, पहला दिन है हमारा, पहले दिन में इतनी मुश्किल मुश्किल बातें नहीं करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद आ रही है क्वेश्चन नंबर 10 पर। शीट यही वाली चलेगी, पूरी शीट में आपको सॉल्व करवाऊंगा, कोई चीज छोड़ूंगा नहीं। ठीक है जी, पूरी चीज आपको करा के दूंगा। अलबत्ता अभी कह रहे हैं कि डिस्क्राइब डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। जब डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से लाइट पास होती है तो लाइट का जो डिफ्रैक्शन है उसको आपने यहाँ पर थोड़ा सा लिखना है। तो जरा बेटा लिखिएगा, लिखिएगा। पहली बात, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या चीज़ है? तो आपको पता है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है सर, गिलास प्लेट जिसके ऊपर बहुत नैरो लाइंस आपने बनाई हुई हैं। तो बेटा इस वाली बात को लिखिएगा, व्हेन
लाइट वेव्स इंसिडेंट ऑन ग्रेटिंग इमर्ज आउट फ्रॉम ईच स्लिट। उसमें इतनी सारी स्लिट्स हैं, तो हर स्लिट से जब वेव बाहर निकलेगी, इमर्ज आउट फ्रॉम ईच स्लिट, लाइट वेव्स स्प्रेड, लाइट वेव्स स्प्रेड, लाइट वेव्स स्प्रेड, लाइट वेव्स स्प्रेड। ठीक है ना। और लाइट वेव्स का स्प्रेड करना, इसी चीज का नाम क्या है? लाइट का डिफ्रैक्शन। तो उसने 2 नंबर का सवाल है, इसलिए इतनी इससे ज्यादा लिखना कोई जरूरी नहीं है। जब लाइट की वेव ग्रेटिंग पर इंसिडेंट होती है, तो ग्रेटिंग की ईच स्लिट में से जब लाइट बाहर इमर्ज होती है, बाहर निकलती है, तो लाइट की वेव्स स्प्रेड कर जाती हैं। और लाइट का स्प्रेड कर जाना, लाइट वेव्स का स्प्रेड कर जाना, इट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेव एट डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ठीक है ना। अच्छा, अब जरा आगे चलिए, थोड़ा सा आगे चलिए। क्वेश्चन है, बताइए कि इंटरफेरेंस को जहन में रखिएगा, खुद कह रहे हैं इंटरफेरेंस को जहन में रखिएगा। बताइए जीरो ऑर्डर मैक्सिमम का क्या मतलब है? जीरो ऑर्डर मैक्सिमम का क्या मतलब है? तो जीरो ऑर्डर मैक्सिमम का बेटा जरा मतलब सुनना। ये बताइए, ऊपर जब मैंने ये वाली चीज आपके सामने ड्रॉ की, तो इस चीज को ड्रॉ करते वक्त बेटा मैंने बताया जीरो ऑर्डर का मतलब है सारी सेंटर पे बनने वाली लाइन। और आपको पता है सेंटर पे जो लाइन बनती है, सेंटर पर जो पैटर्न बनता है, वो ब्राइट पैटर्न है। ब्राइट पैटर्न को ये लोग टर्म बोलते हैं मैक्सिमम। और मैक्सिमम जब भी होता है जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। मैक्सिमम पैटर्न हमेशा जब भी बनता है जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। तो सेंटर पर हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होता है जब पाथ डिफरेंस जीरो हो। जब पाथ डिफरेंस जीरो हो, तो सर जब पाथ डिफरेंस जीरो होगा, तो वेव्स एक दूसरे के ऊपर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी। वेव एक दूसरे के ऊपर इन फेज सुपरपोज करेंगी। तो इस वाली बात को बेटा यहाँ पे मैं प्रॉपर वर्डिंग में लिखूंगा, तो आप मेरी बात पकड़ लेंगे। जरा सुनिएगा, कह रहे इंटरफेरेंस का रेफरेंस दें और बताइए जीरो ऑर्डर मैक्सिमम को एक्सप्लेन करें। तो बेटा जरा लिखिएगा जीरो ऑर्डर मैक्सिमम का क्या मतलब होगा। लिखिएगा बेटा, एट सेंटर ऑफ स्क्रीन, और ऐसा हमेशा सेंटर ऑफ स्क्रीन पर होगा। एट सेंटर ऑफ स्क्रीन, पाथ डिफरेंस, या जीरो पाथ डिफरेंस के बजाय बेहतर है मैं लिखूं नो पाथ डिफरेंस। नो पाथ डिफरेंस, वेव सुपरपोज इन फेज, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस shows zero order maximum। भाई यहाँ पे ना जो मैक्सिमम का लफ्ज है वो ब्राइट फ्रिंज को शो करता है बस। आप बस इतनी सी बात समझ लें कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जहां ब्राइट फ्रिंज बनती थी, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में उसी ब्राइट फ्रिंज की जगह टर्म यूज कर देते हैं मैक्सिमम। ठीक है जनाब, ब्राइट फ्रिंज की जगह टर्म यूज कर देते हैं मैक्सिमम। तो जो सेंटर में ब्राइट फ्रिंज बन रही थी, यहाँ पे उसका नाम होगा जीरो ऑर्डर मैक्सिमम। सेंटर पर जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज बन रही थी सेंट्रल ब्राइट, उसको बेटा यहाँ पर क्या बोल देंगे? जीरो ऑर्डर मैक्सिमम। और अब जीरो ऑर्डर मैक्सिमम है, सेंटर पर है, तो सेंटर पे आपको याद है पाथ डिफरेंस क्या होगा? जीरो। और जब पाथ डिफरेंस जीरो होगा, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, वेव एक दूसरे के ऊपर इन फेज सुपरपोज करेंगी। और जब इन फेज सुपरपोज करेंगी,
तो जाहिर सी बात है कि वहां पर आपको ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। अब कह रहे हैं जनाब, अब बताइए फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम, यानी सेंटर के बाद पहली फ्रिंज। तो क्या अलीजा आप मुझे याद दिलाएंगी, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सेंटर के बाद जो पहली फ्रिंज बनती थी उसके लिए पाथ डिफरेंस कितना होता था? कंस्ट्रक्टिव ब्राइट फ्रिंज के लिए बेटा अलीजा आप डिस्ट्रक्टिव में चले गए, 0.5 लैम्डा। जो डार्क फ्रिंज होती थी वो 0.5 लैम्डा होती थी। यहाँ पे तो डार्क की बात ही नहीं करते। हाँ, जी 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 जी, अब आपने सही बोला। सेंट्रल पर ब्राइट फ्रिंज 0 लैम्डा, पहली ब्राइट फ्रिंज ऊपर वाली 1 लैम्डा, उसके बाद दूसरी वाली 2 लैम्डा। तो ये भी बेटा पहली फ्रिंज है। सारी ब्राइट के बारे में बात करेगा और ज्यादा आसान है, डार्क की बात ही नहीं करेगा, और ज्यादा आसान है। ठीक है जनाब। तो जरा बेटा लिखिएगा इस वाली बात को भी यहाँ पे, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम का मतलब सेंटर के बाद पहली फ्रिंज, और सेंटर के बाद पहली फ्रिंज है तो लिखिएगा फॉर वन वेवलेंथ पाथ डिफरेंस, फॉर 1 लैम्डा पाथ डिफरेंस, वेव सुपरपोज्ड इन फेज, एक मैक्सिमम है तो इन फेज ही हो रही होंगी, वेव सुपरपोज्ड इन फेज, अगेन वही सेंटेंस मारे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम। हाँ बेटा बोले। हाँ 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 हाँ, अच्छी बात है ना, अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। सब में कंस्ट्रक्टिव ही होना है, क्योंकि हमेशा अब बोलेगा फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम, सेकंड ऑर्डर मैक्सिमम, थर्ड ऑर्डर मैक्सिमम, इसमें मिनिमम कभी बोलेगा ही नहीं। तो ये टॉपिक तो सॉल्व करने में और ज्यादा आसान है। ठीक है जनाब, तो आप ये समझ लें कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में 2 स्लिट्स होती हैं, और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में मिलियंस ऑफ स्लिट्स होती हैं, क्योंकि हम इतनी सारी नंबर ऑफ लाइंस बना देते हैं। बाकी आगे का काम वही है, सब कुछ वही का वही सारा काम है। स्क्रीन के ऊपर फ्रिंजेस बन रही हैं, सेंट्रल फ्रिंज को 0 ऑर्डर मैक्सिमम कह दिया है, पर फिर फर्स्ट फ्रिंज, फिर सेकंड फ्रिंज, एटसेट्रा। अच्छा, उसके बाद जरा इसको देखिएगा। अब आपको याद है ग्राफ में लेके चला गया, और आपको याद है ग्राफ के अंदर आपको ये वाली बात मैं बार बार याद दिलाऊंगा, मैंने भी नीचे सवाल भी पढ़ने नहीं जा रहा, कि जब कभी ग्राफ बोलेगा तो ग्रेडियंट होती है वो क्वांटिटी जो वाई एक्सिस पे लिखी हुई हो, डिवाइडेड बाय वो क्वांटिटी जो एक्स एक्सिस पे लिखी हुई हो। तो वाई एक्सिस पे साइन थीटा है, एक्स एक्सिस के ऊपर वेवलेंथ है, इन दोनों का जो रेशो होता है इट इज ग्रेडियंट। अब मैं क्वेश्चन में लेके जा रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बेटा ये है, क्या बात है जनाब, डिफाइन ग्रेडियंट। पहले तो कह रहे हैं ग्रेडियंट बताएं, पहले ग्रेडियंट बताएं, निकालें बेटा ग्रेडियंट। ग्रेडियंट निकालने के लिए सर कोई पॉइंट लेना पड़ेंगे इसके ऊपर, मुझे तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल साफ सुथरा अच्छा सा पॉइंट लग रहा है, और एक और कोई सा पॉइंट ये वाला ले लें, ये वाला पॉइंट भी मुझे अच्छा सा लग रहा है। अच्छे से लगने का मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट सीधा सीधा नजर आ रहा है, 500 नैनोमीटर है इसमें एक्स कोऑर्डिनेट, और इसका वाई कोऑर्डिनेट है 0.4। और ये वाले पॉइंट पर आ जाए तो ये 350 और 400 के बिटवीन में है, तो 375 इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, और इसका वाई कोऑर्डिनेट सीधा सीधा 0.3 है। ठीक है जनाब। तो बेटा जो 2 पॉइंट मैंने लिए हैं वो 2 पॉइंट आप लोग भी ले लो, और क्वेश्चन में कह रहा है खाली ग्रेडियंट निकालना है। तो ग्रेडियंट बराबर है y2 माइनस y1। तो y2 0.4, y1 0.3, ये हो गया y2 माइनस y1 अपॉन x2। x2 है 500 माइनस x1 375, एक्सपोनेंट -9 को बेटा मैंने एक ही दफा लिख दिया है। अलीजा बेटा हमें बताइए इसका क्या ग्रेडियंट बन जाएगा? सिर्फ लाइन का ग्रेडियंट पूछ रहे हैं, अभी तो कोई फिजिक्स नहीं। हाँ बेटा बोले। 6.4 एक्सपोनेंट 5। ठीक है ना, अभी हमने इसका निकाल लिया ग्रेडियंट। अब इस ग्रेडियंट से वो क्या करना चाह रहा है देखते हैं। तो कह रहे हैं ग्रेडियंट को यूज कीजिए और स्लिट सेपरेशन स्मॉल डी निकाल के बताइए, स्मॉल डी निकाल के बताइए, स्मॉल डी बताना है। अच्छा जी, स्मॉल डी बताते हैं।
स्मॉल डी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है डी साइन थीटा, बल्कि इसको सी की जगह कर लें, डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लेमडा। ठीक है जनाब, इसमें से साइन थीटा और लेमडा को पहले एक तरफ करें, तो बेटा मैंने साइन थीटा और लेमडा को मैंने एक तरफ कर लिया, तो इधर बाकी बचेगा डी। अच्छा डी को वहीं पड़ा रहने दो जी, डी वहीं पे पड़ा रहने दो, एन वहीं पे पड़ा रहने दो। ठीक है जी। अच्छा जी, साइन थीटा अपॉन लेमडा इट इज ग्रेडियंट, ग्रेडियंट हम लोग निकाल चुके हैं 6.4 एक्सपोनेंट दिस। तो बेटा मैं डी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, डी इज इक्वल टू, सॉरी डी इंटू, ये बताइए साइन थीटा अपॉन लेमडा इट इज ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट सर अभी अभी हम निकाल चुके हैं, ग्रेडियंट है 6.4 एक्सपोनेंट 5 इज इक्वल टू एन। एन का मतलब होता है ऑर्डर नंबर, ऑर्डर नंबर सवाल को पूरा पढ़िए तो कहीं ना कहीं ऑर्डर नंबर लिखा हुआ होगा जी, लिखा हुआ है। कह रहे ये जो ग्राफ बना हुआ है ना, ये सेकंड ऑर्डर का ग्राफ है, सेकंड ऑर्डर के लिए ग्राफ है, और सेकंड ऑर्डर के लिए ग्राफ है, इसका मतलब है एन की वैल्यू 2 है। हाँ बेटा सेकंड ऑर्डर के लिए, इसलिए एन की वैल्यू 2 है। तो अली से बेटा आप सिर्फ 2 को डिवाइड कर दो 6.4 एक्सपोनेंट 5 से, 6.4 एक्सपोनेंट 5 से डिवाइड कर दो डी को, डी निकालने के लिए। हाँ, एक्सपोनेंट पॉजिटिव में तो नहीं हो सकता क्योंकि डी बहुत स्मॉल होता है। हाँ बेटा बोले बोले, माइनस होता है। ठीक है ठीक है ठीक है जी। तो ये यूनिट इसकी मीटर है। अच्छा अब मैं आप बच्चों से एक फरमाइश करूंगा, मैंने आपको इतने सारे ग्राफ करा चुका हूँ, ये वाले ग्राफ के अंदर मैं आपसे फरमाइश करूंगा। कह रहे हैं ग्राफ ऊपर उन्होंने सेकंड ऑर्डर का दिया हुआ है, आपको ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर का बनाना है। सेकंड ऑर्डर का ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ सेकंड ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर का ग्राफ है, फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ आपने बनाना है। और याद रहे कि डी साइन थीटा जो कि ग्रेडियंट है इज इक्वल टू एन, अभी नीचे वाले क्वेश्चन में हम ये वाली शक्ल बना चुके हैं, डी ग्रेडियंट इक्वल टू एन। बताइए एन की वैल्यू पहले टू थी सेकंड ऑर्डर था, अब फर्स्ट ऑर्डर की बात हो रही है। अरीशा बेटा आप अपना माइक्रोफोन खोलें, अरीशा। जो ग्राफ दिया हुआ है सर वो सेकंड ऑर्डर का ग्राफ दिया हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ हमसे बनवाने जा रहे हैं। सेकंड ऑर्डर का ग्राफ दिया हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ बनवाने जा रहे हैं। इसका मतलब आप अरीशा मुझे बताइए एन की वैल्यू को उसने क्या कर दिया है, डबल कर दिया है, आधा कर दिया है, क्या कर दिया है, 2 से 1 पे लेकर आ रहे हैं, एन हाफ हो गया है। और अगर एन हाफ हो गया है तो ग्रेडियंट बताइए डबल हो जाएगा हाफ हो जाएगा। एन की वैल्यू हाफ हो गई है, तो सर ग्रेडियंट भी हाफ करना होगा। अब इस वाली लाइन का आधा ग्रेडियंट करना है, तो मैं आपको सिखा चुका हूँ। आप बच्चों से बेटा मैं फरमाइश करूंगा कि मैं क्लास यहाँ खत्म कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग भी बंद कर रहा हूँ,